सभी सुनने वालों को बहुत दिल से नमस्कार। फिर एक बार मेरे आज के पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और आज मेरे जो गेस्ट है बहुत स्पेशल गेस्ट। मैं हमेशा कहता हूं ना हर पॉडकास्ट की शुरुआत में बहुत स्पेशल गेस्ट, लेकिन आज के गेस्ट सच में स्पेशल है। क्यों, वो आपको एंड में पता चलेगा। ठीक है, तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर श्रीनिवास पाटिल जी। डॉक्टर श्रीनिवास पाटिल जी बेलगाम में रहते हैं। पिछले 20 से भी ज़्यादा सालों से वो यहाँ पर आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी पहचान के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये खुद एक टीचर रह चुके हैं, कॉलेज में पढ़ाते थे। उसके बाद ये फार्मर है और डॉक्टर तो खैर ये है ही। और इन सब के अलावा इनका खुद का प्रोडक्शन भी है। ये दवाइयाँ बनाते हैं और ये इस तरह की दवाइयाँ बनाते हैं जो कि इन जनरल नहीं बनती, थोड़ी अलग बनती है। तो ये किस तरह की दवाइयाँ बनाते हैं ये तो खैर हम किसी और दिन जानेंगे। आज मैं इनसे आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहता हूँ। आयुर्वेदा काम कैसे करता है, आयुर्वेदा ह्यूमन बॉडी पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आयुर्वेदा कैंसर को क्योर कर सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने इनसे डिस्कस किया है। आपको लग सकता है बहुत लंबा पॉडकास्ट है, आपको लग सकता है कि बहुत डीप बात करी है, लेकिन आपके लाइफ के लिए, जीवन शैली के लिए और जीवन को इन्हांस करने के लिए इस पॉडकास्ट को आराम से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो आलस बिल्कुल मत करिए, आराम से मेरे पॉडकास्ट को एंजॉय करिए। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और आपके फीलिंग्स, फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। अब बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का। पाटिल सर, आज के मेरे पॉडकास्ट में आपका बहुत दिल से स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मैंने थंबनेल में लिखा है कि हम कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आयुर्वेदा से कैंसर जो है वो क्योर हो सकता है? तो इसके बारे में मेरे को आपसे डिस्कस करना है, लेकिन वो लास्ट में करेंगे। अभी शुरुआत में मेरे को फर्स्टली आयुर्वेदा समझना चाहता हूँ मैं। एंड आयुर्वेद समझने के लिए मुझे ह्यूमन बॉडी समझनी है, या फिर जो भी सजीव होते हैं उनकी शरीर रचना या फिर उनका जो अस्तित्व है वो मुझे समझना है। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी मुझे जो एक्सप्लेन किया था वो इतना अमेजिंग था कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो ह्यूमन बॉडी है या फिर ये जो सजीव सृष्टि है, पंच महाभूतों के साथ उसका जो कनेक्शन, हम कहते हैं कि पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, लेकिन उसका साइंस हम लोगों को पता नहीं है। तो वो प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपने ये इस पर्टिकुलर आयुर्वेदा सब्जेक्ट के बारे में बोलने के लिए यहाँ पे न्योता दिया, और मेरे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ बोल सकता हूँ, ऐसे मुझे लगता है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद आयु का वेद है। ये अथर्ववेद का एक उपवेद माना गया है। जैसे हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का एक उपवेद आयुर्वेद है। आयुषो वेदो आयुर्वेद, जहाँ पे लाइफ के बारे में सब कुछ बताया गया है, जीवन के बारे में सब कुछ बताया गया है, वो आयुर्वेद। तो उसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई ऐसे बोला जाता है। उसमें डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्ट्स जो अवेलेबल है, जहाँ पे हमें आज जो प्रिंटेड स्क्रिप्ट मिलते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट या अष्टांग हृदय जिसको बोलते हैं, या ये बृहत्रयीज हो गया हमारे, लघुत्रयीज भी ऐसे 3 हैं। तो इनकी शुरुआत लगभग 2500 या 3000 साल पहले, या कोई बोलता है कि 5000 साल पहले हुई। इसका कोई कार्बन डेटिंग वगैरह नहीं हुआ है क्या? नहीं, तभी का अगर कार्बन डेटिंग होना चाहिए तो तभी का स्क्रिप्ट मिलना चाहिए। ये रिप्रिंटेड हो चुके हैं। रिप्रिंटेड है ना ये? पहले तो होता था माउथ टू माउथ। हाँ, माउथ टू माउथ, जैसे गुरुकुल परंपरा थी। तो आप चरक संहिता अगर पढ़ने लोगे तो अग्निवेश जो थे उन्होंने अपने गुरुजी को पूछा है, गुरुजी ने आंसर किया है। अच्छा, इस फॉर्मेट में ही है? इस फॉर्मेट में। जैसे हम गीता में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। हाँ। तो उस तरह से आपकी वो आयुर्वेदा की गीता है। वैसे ब्रह्मा जी ने आयुर्वेदा की उत्पत्ति की। अरे ब्रह्मा जी को ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, ब्रह्मा स्मृत्वा, जैसे ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान स्फुरण हुआ मीन्स उनको याद आया बोलते हैं। उन्होंने इंद्र को सिखाया, इंद्र से प्रजापति से नीचे अच्छा ऋषि मुनि के पास आ जाए। तो वहाँ से ये ऐसे होते होते अपने पास जो डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्ट्स है
उसमें से बृहत्त्रयीश, लघुत्रयीश, और वैसे देखे गए तो आज एक शेड्यूल बुक है आयुर्वेद का, शेड्यूल बुक्स जो बोलते हैं हम, एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है भारत सरकार का, उसमें लगभग 56 ऑफिशियल आयुर्वेदिक बुक्स है। अच्छा, तो मैंने अभी 6 बुकों की गणना की थी, लेकिन 56 है। तो उसमें बहुत सारा आयुर्वेद का नॉलेज है। जैसे कि निघंटु है, निघंटु एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हर्ब्स, राइट। भाव प्रकाश निघंटु जैसे लघुत्रय में आता है वो, तो भाव प्रकाश निघंटु जैसी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हर्ब्स जो है, मीन्स जिसमें जो जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया हुआ है, उसमें से लगभग 600 से लेके 800 हर्ब्स के बारे में पूरी जानकारी है। मैं को मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, करीब 1000 हर्ब्स के बारे में उस जमाने में रिसर्च कैसे हुआ होगा? तो अभी उस पर आएंगे हम। जैसे कि आयुर्वेद के बारे में पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अभी पहला जो आपका जो प्रश्न था कि आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद कैसे उत्पन्न हुआ, तो आयुषो वेद आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद की एक व्याख्या है, जैसे हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते, ऐसे बताया गया है। तो जो अपने लाइफ के लिए अच्छा है बुरा है, हित अहित, ओके, जो सुख देने वाली चीज है, जो दुख देने वाली चीज है, उसके बारे में कुछ जानकारी, और ये सब की जानकारी लेने के बाद जो अपनी लाइफ को संवारता है और उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए कुछ करता है, जो वैसे करने वाला, वैसे जो देने वाला जो नॉलेज है, उसको आयुर्वेद बताया गया है। ओ, ये आयुर्वेद का बहुत ही, मैं कहूँगा वास्ट डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन, बहुत करेक्ट है, करेक्ट डेफिनेशन है। तो इट्स लाइफ साइंस हम बोलते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, या सिर्फ रोगियों के लिए नहीं है, पशुओं के लिए बताया गया है और जड़ी बूटियों के लिए बताया है। अच्छा, वृक्षायुर्वेद ग्रंथ मिलता है, ये मेरे लिए बहुत, अश्वायुर्वेद ग्रंथ मिलता है, पशु आयुर्वेद मिलता है, गौ आयुर्वेद मिलता है। माय गॉड। तो आयुर्वेद सिर्फ ह्यूमंस के लिए भी नहीं है, तो ये लाइफ साइंस है। जैसे कि हम उसको डायरेक्ट कोरिलेशन बायोलॉजी से कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल साइंस बोलोगे तो बायोलॉजी का एक सब ब्रांच है, मॉडर्न मेडिसिन। तो वैसे ही आयुर्वेद, तो उसमें जो स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं वो लगभग 3-4 हज़ार या 5-6 हज़ार बोलते हैं, राइट। लेकिन उसमें जो बताया गया है वो क्या है कि उन ऋषि मुनियों ने, जब भी वो किसी व्याधि से कोई ग्रस्त सामने आएगा आदमी, तो उसको क्या हुआ है और वो क्या, उसको कैसे हम उसमें से निकाल सकते हैं बाहर। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन शुरू किया कि जानवरों का ऑब्जर्वेशन, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, या कोई पालतू जानवर है, जंगली जानवर है, वो अपने को तकलीफ आने के बाद क्या करते हैं, या कोई पंछी क्या करते हैं। तो पर्टिकुलर हर्ब कहते हैं, पर्टिकुलर दिन खाना नहीं खाएंगे। जैसे कि हम कुत्ते को देखा रहेगा, पेट बिगड़ा तो वो जाके कुछ खा लेता नहीं, हरी घास खा लेता है, हरी घास खा लेता है, हरी घास खा के वो उल्टी कर लेता है। तो उसमें जैसे उल्टी कर लेगा वो ठीक ठाक होके फिर बाद में दूसरे दिन से खाना शुरू कर देता है। तो उसको एक अपने तरफ से उसने अपने आप को ठीक करने की अपने वो एक नैसर्गिक उसकी क्षमता है उस जानवर की। उसको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने सोचा रहेगा कि हम ये कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं, या ऐसी कुछ चीजें उन्होंने सोच के फिर वो ऑब्जर्वेशन उनके अनुभव का पूरा उन्होंने लिटरेचर करके एक गुरु से शिष्य को, उस शिष्य से बाद में गुरु होके फिर दूसरे शिष्य, गुरु परंपरा शिष्य परंपरा जैसे शुरू हो गया। तो वो स्क्रिप्ट में नहीं था शुरू में, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में आ गया। लेकिन उसमें इतने सारे व्याधियों का वर्णन बताया गया है, ज्वर से लेके वाजीकरण तक। वाजीकरण बोले तो जिसको अभी मैंने बताया, जैसे 7 टिश्यू जो है, जैसे सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो शुक्र उत्पत्ति जिसकी होती है, शुक्र बोले तो जैसे कि स्त्री बीज और शुक्र पुरुष बीज, तो जिसका जैसे कि वाजीकरण के 2 ये है। वाजीकरण एक साइंस है जिसको हम स्ट्रेट अवे फर्टिलिटी रिलेटेड साइंस या सेक्सोलॉजी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो जिसमें प्रोजेनी नहीं बन सकती, जिसको वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता है, उन लोगों के लिए कुछ योग बताए गए हैं। उसमें उन्होंने क्या करना है, क्या कमतरता है, उसके ऑब्जर्वेशन दिए गए। राइट। तो जैसे इन्फेक्शियस डिसीज से लेके, ज्वर तो इन्फेक्शन का एक सिम्टम है, तो इन्फेक्शियस डिसीज से लेके फर्टिलिटी तक उन्होंने सब कुछ कवर किया है। अष्टांग आयुर्वेद भी बोलते हैं उसमें, अष्टांग। तो आयुर्वेद
सिर्फ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड नहीं है। और आयुर्वेद का उन्होंने एक ध्येय बताया है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये आयुर्वेद का फर्स्ट मोटो है। स्वस्थ का स्वास्थ्य के रक्षण करना। स्वस्थ बोले तो जो निरोगी है, जो ठीक है, उसके स्वास्थ्य की रक्षण भी करना है। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, आतुर बोले तो रोगी, जिसका रोग, जो रोगी बन चुका है, उसका विकार जो है उसका प्रशमन करना है। तो ये 2 मेन मोटोज है आयुर्वेद के। फिर किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। और शरीर भी कैसे? उन्होंने शरीर का ये क्या है कि जिसमें पंचमहाभूत है, सप्त धातु है, 3 दोष है, 3 मल है, इतने के ऊपर वो रुके नहीं है। उन्होंने 3 गुणास भी बताया मन के। अच्छा, मन के 3 गुण। मन को भी पकड़ा है और आत्मा को भी पकड़ा है। आत्मा को भी पकड़ा है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी जाता है। एग्जैक्टली। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत नया है। हाँ। तो शरीर की व्याख्या क्या है? 7 धातु, 3 दोष, 3 मल, 3 मन के गुण, मन और आत्मा, ये सब मिला के स्वस्थ है तो ही उसको स्वस्थ बोला गया। अरे बाप रे सर, अगर इस क्राइटेरिया से हम देखेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कोई तो उसमें समदोष, समाग्निश, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिया मनः स्वस्थ इत्यादि देते हैं। मन के इंद्रियों के साथ संबंध है ना। मन है तो बराबर इंद्रिय है, तो हमारे 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय भी है। तो ये सभी अगर बराबर है तो ही उसको स्वस्थ बताया गया। तो ये इतनी वास्ट डेफिनेशन है आयुर्वेद के स्वस्थ की, मीन्स निरोगी आदमी की, आयुर्वेद के हिसाब से। राइट। तो ये मोटो और उनका जो एक काम है वो बताया गया। अभी आपने पूछा था कि पंचमहाभूत से शरीर कैसे बनता है। तो पंचमहाभूत तो सब कुछ मालूम है। जैसे यूनिवर्स में है, जैसे यथा कुछ लोगों को ब्रह्मांड है, तथा पिंड है, जिससे हमारी यूनिवर्स बनी हुई है। जैसे कि आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, अग्नि से जल बना, अग्नि से जल बना। तो वैसे ही अपने शरीर की उत्पत्ति भी हो गई। अपने शरीर में भी यही पंचमहाभूत है। उस पंचमहाभूत से त्रिदोष बने, 3 दोष से सप्त धातु और त्रिमल बन गए। अच्छा, वो कौन से सप्त धातु थे? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसका मतलब जब मैं मुंह में कुछ पदार्थ डालता हूँ तो उसको चबाता हूँ, खाना खाने के बाद उसका जो लिक्विड बनता है, जो उसका पूरा एंजाइम्स के साथ मिलने के बाद जो भी होता है, जो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, जैसे एब्जॉर्ब होता है, जो बनता है उसको आहार रस बोलते हैं। वो रस हो, वो रस धातु। ओके। थोड़े बहुत उसको कोरिलेशन करने गए तो लिम्फेटिक सिस्टम से हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा लिम्फेटिक सिस्टम हमारी जो है बॉडी की वो इम्यूनिटी रिलेटेड है। अगर रस धातु का भी थोड़ा बहुत हमने ये लिया, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें भी वो उसकी काम दिखती है, जैसे कि इम्यूनिटी रिलेटेड रस धातु का काम भी है। रस से रक्त बनता है। रस से रक्त बना। हाँ, रक्त तो अपना ब्लड है। राइट। तो रक्त तो सब जगह है, सबका सभी ऑर्गन्स को वो चाहिए, पोषण करने वाला। रक्त से मांस धातु या मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक चर्बी आती है, उसको हम बोलते हैं जो मेद है, जो फैट के लेयर है, जो फैट बोलते हैं, बॉडी फैट, तो मेद है। मेद से बनता है अपना अस्थि धातु। अस्थि यानी हड्डी, हड्डी का स्ट्रक्चर। आई एम सॉरी, डॉक्टर के सामने बैठा हूँ तो खांसी आने लगी। सर मेरे पास एक रेडियो था, थोड़ा लाइट कर देता हूँ, बहुत हेवी भी हो रहा है। तो वो रेडियो ना घर में बहुत अच्छा बजता था। ओके। सॉरी, वो जो रिपेयर करने वाला होता था ना, दुकान में अच्छा बजता था, लेकिन जैसे घर में लाता था खर्र वैसे हो रहा है। अभी मैं आपके सामने आया रेडियो जो कि खांसी रहा है। हाँ, जरूर खांसी आ रही है। आई एम सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। तो मेद से अस्थि धातु बनता है, जो हड्डी जी, और हड्डी के अंदर जो अपना बोन मैरो है उसको हम मज्जा बोलते हैं, मज्जा धातु। उस मज्जा धातु से हमारी शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, ऐसे आयुर्वेद मानता है। ओके। अभी आज अगर मैं बोलने जाऊंगा कि बोन मैरो से स्पर्मेटिक सेल्स बनते तो मुझे ये पागल है आदमी बोले, मेडिकल जो मॉडर्न मेडिकल, लेकिन उसका रिलेशन है। बोन मैरो से हमारी बहुत सारी चीजें बनती है। तो बोन मैरो का रेटिकुलर सिस्टम से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। तो उससे हम हमारी एक्चुअली जो हमारे जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, जैसे सप्त धातु का सिद्धांत बताया, तो उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उनका डायरेक्ट रिलेशन है, हम मानते हैं। राइट। और इस सप्त धातु की इक्विलिब्रियम अगर वो स्वस्थ रखने के लिए एक 3 प्रकार के बायोलॉजिकल ह्यूमर्स बताए गए, उनको दोष बोला गया है। 3 प्रकार के बायोलॉजिकल ह्यूमर्स, जैसे वात, पित्त और कफ।
उनको हम दिखा नहीं सकते हैं एक पर्टिकुलर ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है, ऐसे हम दिखा नहीं सकते। उनको हमें महसूस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब ये 5 महाभूत से सप्तधातु से 3 दोष, ये 3 दोष अगर इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी स्वस्थ है। और मन के 3 दोष? सत्व, रज, तम। ओके, अमेजिंग। हाँ, सत्व, ये इनको कैसे देखिए, ये दोष बताए गए। इनको दोष क्यों बोला गया? हम वात पित्त कफ ये दोष नहीं एक्चुअली, ये तो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ बोलते हैं। नेचर है, ये नेचर है, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है। ये अगर इक्विलिब्रियम है तो ही बराबर है, इक्विलिब्रियम छूटा तो दोष बन गए। फिर ये सप्त धातु की त्रिमल भी बोलते हैं, जैसे कि हमने यूरिन, फिकल मैटर और स्वेट। तो ये सभी चीज़ें अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वो निरोगी शरीर बोला जाता है। मन भी उन्होंने कंसिडर किया है। एक हमारा करिकुलम में एक सब्जेक्ट रहता है पदार्थ विज्ञान, उसमें ये सभी हमारे जो दार्शनिक शास्त्र है उनका एक एब्स्ट्रैक्ट हमें दिया गया है आयुर्वेद समझने के लिए। तो कॉन्सेप्ट बोलना, कॉन्सेप्ट पकड़ के जाना, और कॉन्सेप्ट में उसमें बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं, जैसे कि ये त्रिदोषिक थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए पदार्थ विज्ञान में बहुत सारा हमारा नॉलेज मिलता है। उस पदार्थ विज्ञान में ये दर्शन के ही है, हमारे जो दर्शन शास्त्र थे पहले वेदों में, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट है, उस हिसाब से उन्होंने बताया गया। तो उसमें ये बायोलॉजिकल ह्यूमर्स बताए गए। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पूरा यूनिवर्स नवद्रव्य से बना हुआ है। ओके। वैसे हमारी बॉडी भी उसके नवद्रव्य की इन्फ्लुएंस में है। पंचमहाभूत तो आ गए, आत्मा, मन, बुद्धि, काल और दिशा। अच्छा, इसका भी इम्पैक्ट है। ओह माय गॉड। तो ये सभी हमें पढ़ना पड़ता है, और ये सभी पढ़ने के बाद ही हम समझ सकते कि हमारे पुराने ज़माने की जो शरीर रचना और क्रिया बताई है किस हिसाब से होती है। आज हम उसको डिकोड करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। वो भी एक साइंस ही है। हाँ, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। डेफिनेटली। तो और वो तो एकदम क्लियर कट साइंस है। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास करने वाले हमारे ये नए जो साइंस के लोग हैं, वो बोलते हैं कि ये हमने टिश्यू काटी, इसमें ये सेल है, ये सेल ऐसी है, तो ये एपिथेलियल सेल है, ये रेटिकुलर सेल है, ये स्क्वामस एपिथेलियम है। ऐसे हम उसको सेल्स को जान सकते हैं माइक्रोस्कोप को देखने के बाद। राइट। लेकिन उन्होंने इमेजिन किया था, दोषिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इमेजिन किया था, और वो भी सही है, ये भी सही है। उनमें जो प्रमाण थे, उन्होंने बहुत सारा ऐसे प्रमाण, जैसे कि मैंने गुरु शिष्य परंपरा बताया, मेरे गुरुजी ने ये बताया तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करूंगा। फाइनल, वो आप्तोपदेश है, आप्त प्रमाण है। वो गुरु ने बताया ऐसे, तो गुरु भी ऐसे था। राइट। उन्होंने पूरे यूनिवर्स की जो जिम्मेदारी है वो समझ के किसको सिखाना है उसी को सिखाया है। एलिजिबिलिटी देखी है। सीईटी नहीं था, सीईटी नीट नहीं था। उनका अलग था। तो वो वैसे करके ये यहाँ तक पहुँच गया है। 5000 साल पहले का साइंस यहाँ तक पहुँच गया। सर आई एम सॉरी, मैं देखिए कंपेयर नहीं करना चाहता एलोपैथी, या फिर जब भी मैं इस तरह से पैथीज का जिक्र करता हूँ तो थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा आता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, जैसे आप बैलेंस बनाकर जाते हैं, आपको किसी को भी मतलब ऊपर या नीचे नहीं देखना है। लेकिन मेरे को यह हर्ट होता है, अभी जो आपने मेरे को साइंस बताया ह्यूमन बॉडी का, पंच महाभूतों का, त्रिदोषों का, सप्तधातु का, तो इतना डिटेलिंग मेरे पास है और हजारों साल। सर आप डॉक्टर है, आप मुझे बताइए, हम इंजेक्शन लगवाते हैं राइट, कितने सालों से इंजेक्शन लगवाते हैं? इंजेक्शन की हिस्ट्री क्या है? लगभग 200 साल से। तो 200 साल जब फर्स्ट इंजेक्शन किसी ने लगवाया होगा तो वो कैसा था? आज का इंजेक्शन कैसा है? उसमें भी वो एक डेवलपमेंट हुआ है, उसमें भी पद्धति बदली है इंजेक्शन देने की। पहले जब इंजेक्शन लगवाते थे तो लोग डरते थे। पेनिसिलिन का एग्जांपल। तो मेरे पास अगर इतना डिटेलिंग है, आपको बुरा नहीं लगता सर कि इतना नॉलेज है लेकिन फिर भी उसको जिस तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए? वो तो एक सिंपल से मेरा एक जो वैयक्तिक मत हो सकता है अलग, लेकिन हम जब सोसाइटी में रहते हैं या हम वैयक्तिक मत बताइए ना सर। आज मेरे पॉडकास्ट में थोड़ा खुल के बात करेंगे। खुल तो मैं हमेशा खुल के ही बात करता हूँ, लेकिन कैसा है कि देखो वो साइंस, अभी मैं 20 साल से इस साइंस में हूँ और मेरे पिताजी वैद्य थे, मैंने बताया था, तो उनसे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड होके उन्होंने मेरा लाइफ प्लान किया था, उस हिसाब से मैं इसमें हूँ। तो 20 साल से मैं जो कर रहा हूँ, इसमें जो काम कर रहा हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि हमें आज तो 5G का ज़माना है, इतना स्पीड हम पकड़ चुके हैं
30 सेकंड के रील में या कुछ पॉड में बहुत सारी चीज़ें हम देख के समझ सकने वाले लोग हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप और यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग डॉक्टर भी बन रहे हैं। राइट, डॉक्टर भी बन रहे हैं। मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट में कहा था अगर फ्यूचर में इस तरह के रील्स आते हैं तो मेरे को अजूबा नहीं होगा कि हार्ट अटैक आए तो घर में कैसे ट्रीट करें, हाँ वही आपका घुटना निकल गया तो घर में कैसे बिठाएं। लेकिन कुछ हद तक ठीक भी है। अगर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज आता है तो वो कुछ तो सर, हेल्प लेकिन कर हाफ सकता है। नॉलेज से बहुत दिक्कत होती है। हाफ नॉलेज से दिक्कत होने वाली, क्योंकि कैसे है कि वो जो नॉलेज है उसका कॉन्फिडेंस जो डेवलप होना और रियलिटी में उसमें कुछ हेल्प होना बहुत डिफरेंस है। एक बात करने में अलग बात है और पेशेंट सामने आता है, उसको जो हुआ है वो देख के समझ के जो भी चीज़ से उसका डायग्नोसिस करके बाद में उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं ये समझना अलग बात है। थेरोटिकल नॉलेज बहुत सारे लोगों को रहता है। वही है ना जो बोलते हैं हम अभी इसका हदगुण ज़्यादा अच्छा है बोलते हैं। राइट। हदगुण नहीं है, वो आदमी ने उसकी डेडिकेशन समझने की क्षमता जो है वो अलग है दूसरे तरीके से। मैं वही मेडिसिन यूज करने वाला जो मार्केट में अवेलेबल है, मैं दूसरा कोई यूज नहीं करने वाला हूँ। Exactly, मैं छुपा के नहीं, मेरी तो ये छुपाने की कोई ये नहीं है। बहुत हमारा एक जमाना था आयुर्वेद में, शास्त्रम दृढ़म गौप्यम बोलते थे कि किसी को सिखाना ही नहीं है, अपना फॉर्मूला किसी को बताना ही नहीं है। इसी से बड़ा नुकसान। मैंने उसका एक कारण था, ब्रिटिशर्स जो एरा था उसमें बहुत सारे वैद्यों का बहुत नुकसान हुआ है। ओके। तो उसकी वजह से वो एक मेंटालिटी पैदा हो चुकी है। बाद में वो किसी को बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन पहले तो वैसे नहीं था, पहले तो फ्री था सब कुछ ओपन डोमेन में है। आयुर्वेद इज पब्लिक डोमेन में है। आज मेरे पास जो स्टूडेंट आता है मैं उसको बोलता हूँ मेरे पास कुछ छुपाने जैसी चीज नहीं है, जितना आता है मैं बोल दूंगा, उसमें से कितना एब्जॉर्ब तुम करना है देख लो, अप टू यू। और मेरे पास ऐसे सिलेक्शन की क्षमता भी नहीं है कि पहले के जो गुरुजी शिष्य को सिलेक्ट करते थे। आज तुम्हें जो सीखना है आओ भाई देखो सीख लो। आप उससे वो कुछ पब्लिक को कुछ हेल्प हो रहा है, अच्छी बात है। बात यह है कि मेरे को ना आदत है थोड़ा, मतलब मैं सीधा नहीं देख सकता, टेढ़ा ही देखता हूँ हर चीज में। और राजनीति तो मेरा फेवरेट विषय है। तो हर चीज में जो राजनीति है, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, ऑफिस में भी राजनीति होती है, प्रोफेशंस में भी राजनीति होती है। मेरे को ऐसा लगता है सर कि जब मैं देखता हूँ कि हमारे पास इतना एंशिएंट नॉलेज है तो हम उसको जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते। जस्टिफाई करने की दो तीन इसको और थोड़ा मैं डिफाइन ब्रॉड करूँगा। थोड़ा उसका एक कारण मैं बोल सकता हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम। मैंने अभी फिर से मैं वहाँ पे आ रहा हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा जो थी वो टूट के किधर तो अभी कॉलेज परंपरा हो चुकी है। अभी कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी सीईटी नीट बताया आपने जैसे, वो हो के फिर बाद में उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, आपकी एलिजिबिलिटी से ज़्यादा पैसा भी इन्वॉल्व है। तो और फिर बाद में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, उस हिसाब से उसको सिखाया जाना और उसकी इतनी कैपेसिटी बनाना एक स्टूडेंट की, वो कॉलेज की जिम्मेदारी है, किसी टीचर की जिम्मेदारी है। अगर टीचर ने अपने स्टूडेंट को या गुरु ने अपने शिष्य को उस हिसाब से अगर उसको ढांचा नहीं तो वो किस हिसाब से आगे जाके सोसाइटी का हेल्प करेगा। राइट। अगर मेरे पिताजी ने या मेरे जो गुरुजी है मैं मानता हूँ, उन्होंने अगर आयुर्वेद अपने हिसाब से बराबर सिखाया नहीं रहता था, आज जो मैं सीखा हूँ और मैं जितने बहुत सारा हमारे एक्सपीरियंस से जो सीख चुका हूँ और मैं वैसे के वैसे मैं पास ऑन करने के लिए देख रहा हूँ, अगर वो मैं नहीं करूँगा तो मेरे सामने आगे की पीढ़ियों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। वो जो आप बोल रहे कि इतना सारा डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते बहुत, उसका ये मेन रीजन है। अच्छा, उसका कारण है। मैं यहाँ पर ये मेरा कंसर्न है, मैं कंसर्न के साथ मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ही रहता हूँ। आपको मैं पता है कि मेरा भी ऐसे किसी के साथ डायरेक्ट जमता नहीं है। मैं सीधा मुंह पे बोलने वाला आदमी हूँ। तो आप अगर किसी को अच्छा सिखाएंगे नहीं तो उसमें से वो अच्छा बनेगा, उसने बनना वो अलग बात है। लेकिन आपकी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं जो सिखाऊंगा मेरे टीचर से मैंने जो सीखा है जितना भी है पसंद करो, आगे जाएगा। और आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता बोलते हैं, ये ऋचा है ऋग्वेद की। राइट। नॉलेज इज वेलकम फ्रॉम एनीबॉडी, फ्रॉम एनीवेयर, एनी डायरेक्शन। ये हमारे पुरखों ने बताया गया है। आज हम अगर हम उसको पब्लिक प्रॉपर्टी करके किसी को पता नहीं करके रहेंगे, इसका मतलब नहीं बनता। क्योंकि ये साइंस ही बना है लोक कल्याण के लिए। अगर हम उसको कमर्शियलाइज करके छुपा के फिर इतना ही देना है इतना ही नहीं करना है, वो गलत बात है। कमर्शियल करो बोलता हूँ मैं। आज जितना आयुर्वेद कमर्शियल हुआ है, मुझे लगता है बहुत ही कम मेडिकल साइंसेस इतने कमर्शियल हो चुके हैं। आयुर्वेद जितना अभी कमर्शियल हो चुका है, राइट, क्योंकि ये पोस्ट कोविड तो बहुत ही हो रहा है। राइट,
क्योंकि आज ग्लोबली एक्सेप्टेंस आयुर्वेद की तरफ बहुत सारे लोगों का है, थोड़ा पॉलिटिकल विल भी अच्छा है आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन उसको कमर्शियल ढांचे में ढाला गया है और इतना हो रहा है कि ये कहाँ जाके अभी बॉम्ब जैसे फूटेगा मालूम नहीं मुझे। मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ, वो भी एक मेरा कंसर्न है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि मैं जब भी बात करता हूँ तो वो मराठीमध्ये आपण काळजी म्हणतो त्याला, सो जो कंसर्न होता है और इसीलिए मैं बात करता हूँ। और इसको अगर अपलिफ्ट करना है, इसको अगर हमको एक लेवल पर लेके आना है, तो जो प्रोफेशन के अंदर लोग हैं उनको प्रयास करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं आउटसाइड से देखता हूँ, एज ए पेशेंट देखता हूँ या फिर एज अ क्यूरियस माइंड देखता हूँ मैं इस प्रोफेशन को, आयुर्वेदा को, तो कुछ कमियां मेरे को नज़र आती है, उनको मैं आपके द्वारा एड्रेस करवाना चाहता हूँ। अभी देखिए, मैं एक फिजिशियन के नाते बोल रहा हूँ। अभी फिजिशियन जैसे है कि मैं एक वैद्य बैठा हूँ, मेरे आस्थापन में क्लिनिक में बैठा हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको एक कुछ तकलीफ है, जैसे कि आपने शुरू में कैंसर के बारे में बोला था। अगर एक कैंसर वो डायग्नोस करके मेरे पास आ रहा है और कौन सी स्टेज है उसके ऊपर मेरा बहुत कुछ ये है। अगर वो डायग्नोसिस नहीं हुआ है, उसको डायग्नोस करना है पहले। अगर मैं कैंसर के बारे में कुछ पढ़ा हूँ मेरे गुरुजी से या कुछ अनुभव से, सबसे पहले तो ये बताइए कि एंशिएंट हमारे नॉलेज में कैंसर का जिक्र है, अगर है तो किस नाम से है ना, अर्बुद करके है। अर्बुद जैसे कि ट्यूमर, ओके, या गुल्म करके उसको भी कोरिलेट करते हैं, वो एक प्रकार का अलग तरीका का ट्यूमर है। तो ये और उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के व्याधि है, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, कष्ट साध्य, याप्य बोलो तो उसको क्योर नहीं है, इम्पॉसिबल। जैसे कि जो आराम से उसको हम क्योर कर सकते हैं उसकी कैटेगरी है। बाद में उसको थोड़ा बहुत तकलीफ होके उसको बाद में ये जो है कुछ डिसीज के साथ ही जीना है, लेकिन वो मारने वाले नहीं है। और याप्य जो है बहुत सारे वो मार देंगे आपको। तो वैसे कैटेगरीज बनाए हुए हैं आयुर्वेद में भी, लेकिन उसमें वो जानने की कैपेसिटी भी अपने पास चाहिए ना, कि मेरा स्कोप ही नहीं है यहाँ पे और मैंने हाथ डाल दिया। अभी जैसे कि अलग जगह पे स्कोप है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टेज 1 का कैंसर है, एक ट्यूमर बन चुका है, वो अभी तक फैला हुआ नहीं है। कैंसर क्या होता है कि अपनी एक सेल है, उसमें अलग तरीके से उसको कुछ थोड़ा सा नरिशमेंट मिलने लगते ही वो ऐसे फैलने लगता है कि अपने बाकी के आजू बाजू के दूसरे पेशियों को, टिश्यू को खाने शुरू हो जाता है। राइट। और वो जो उसका विष बनता है वो फैलना शुरू हो जाता है और वो विष अपने वाइटल ऑर्गन्स को मारना शुरू कर देता है। तो उस हिसाब से देखें तो फिर वो बाद में वो प्राणघातक होता है। प्राणघातक हो जाता है। लेकिन कैंसर की सबसे बड़ी तकलीफ मेरे को ये लगती है, अब हार्ट अटैक भी तो इंसान को मारता ही है। नहीं, वो ही है, लेकिन वो झटके में मारेगा ये लेकिन 10 साल भी कभी कभी बेड पे पेशेंट देखते हैं सफर करते हुए। नहीं, 10 साल का कैंसर का पेशेंट नहीं रहेगा। कैंसर अगर रियली कैंसर है तो 3 साल में उसको निपटा देगा। अच्छा, 3 या 4 साल में निपटा देगा। लेकिन कैसे है कि कैंसर को पहली स्टेज में आ रहा है, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा था यहाँ पे, मेरा स्कोप यहाँ पे नहीं है। एक फिजिशियन करके, मैं सर्जन हूँ, ट्यूमर को निकालना है। आयुर्वेद में बताया, सुश्रुत संहिता में सीधा बताया, जहाँ पे कैंची चलानी है, चाकू चलाना है, चलाओ। उसको साइंटिफिक रीजन्स भी बताए गए उन्होंने। अगर वहाँ पे मैंने आयुर्वेद ग्रेट है, बिना सर्जरी के मैं कर सकता हूँ, ऐसे कुछ अलग तरीके का दिमाग में लेके थोड़ा कमर्शियल पैकेज बना के मैं ये किट देता हूँ, ये ले तो दवाई लेना, वो दवाई लेते रहना, ऐसे बोल के स्टेज 1 के पेशेंट को अगर मैंने स्टेज 2 में डालने या स्टेज 3 में छोड़ दिया और बाद में बोला कि ये मैंने बहुत सारी अपनी तरफ से कोशिश की है, ये आपका नसीब है, आपका कैंसर फैल चुका है, उस टाइम अगर वो सर्जन के पास जाएगा, वो बोलेगा कि फर्स्ट स्टेज में अगर डायग्नोस हुआ तो क्यों नहीं आया मेरे पास। राइट। यहाँ पे मुझे बोलना है कि हमारी स्कोप जो है हमने समझना है। अपनी स्कोप को समझ के उसके ऊपर एक्टिविटी उसके ऊपर भाष्य वैसे करना और एक्टिविटी करना भी, उसके लिए भी दम चाहिए आदमी। बिल्कुल एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा स्कोप नहीं है यहाँ पे। वो एक हो गया। और दूसरा मेरे को ये लगता है कि जो कमर्शियल की आप बात कर रहे थे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, बेलगाम का ही है। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। अब बाल झड़ना मेरा कैसे कम हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा, वरना आप भी मेरे को मारेंगे यहाँ पर, वो अलग है, मेरे रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा। तो बाल बहुत मेरे झड़ रहे थे, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, एंड जनरली आई प्रेफर आयुर्वेदिक। तो मेरे को कैसा होता है, वो मॉल अगर आया तो हमको होता है ना शॉपिंग करनी चाहिए, तो एक नया क्लिनिक था, मैंने सोचा देखेंगे अगर नया क्लिनिक है तो ट्राई के, मेरे भी बाल झड़ रहे। तो मैं गया, यू वोंट बिलीव सर, करीब 1100 रुपये मेरा खर्च हुआ वहां पर। अब मेरे को पता है सर, मैं अगर राइस वाटर भी अप्लाई करता तो मेरा बाल गिरना
कम हो जाता। और मेरे को उतना नॉलेज था, मेरा थोड़ा पेट में भी गड़बड़ था, मेरा पेट भी साफ नहीं था, चीज़ें थी। लेकिन अगर इस तरह से हो गया तो पेशेंट जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये भी एक्सपीरियंस मेरा ही है। मैं अहमदनगर में था एंड होम सिक था बहुत दिनों के बाद, या फिर लाइफ में फर्स्ट टाइम घर से बहुत दूर था, तो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करके यहाँ पे एक गार्ड जैसा हुआ था कान के यहाँ पे। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो मेरे को इस तरह से सवाल कर रहे थे, अगेन उन सिम्टम्स के बारे में मेरे को पता है, तो उस तरह के सवाल करके ही आप मेरे को डरा रहे हो, तो वो मैं डर गया। लेकिन वहां पे अच्छा ये हुआ कि दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे मिल गए, उनका नाम मैं बताऊंगा, आनंद नांदेड़कर उनका नाम था, अहमदनगर में, शायद आज भी होंगे। तो उन्होंने मेरी नाड़ी टेस्ट करी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि टेंशन घेऊ नका, टेंशन मत लो, कुछ वैसा नहीं है। और उनके पास कुछ ब्लैक वटी थी, तो वो मेरे को दिया। उन्होंने बोला कि 8 दिन के बाद आना। मैं 8 दिन के बाद गया, कम हुआ था, फिर 15 दिन के बाद पूरा निकल गया। तो उन्होंने कितना लिया? 30 रुपीज। तो ये जो हो रहा है इसको आप प्लीज एड्रेस करिए। वही है ना, जैसे आपको जो अपना खुद का जो करना है वो चीज़ें अपने वैद्य ने समझ के रहना है। अगर मुझे पैसे ही निकालना मेरा एक मोटो हो कि अगर मैं उतरूंगा तो मेरा कमर्शियली पैकेज रहेगा ना। लेकिन उससे आयुर्वेद बदनाम हो रहा है। हाँ, लेकिन वो कैसे है, उसके पास जाने वाले लोगों ने सोचना है, क्योंकि बकरा एक बार हलाल हो जाएगा, दूसरी बार तीसरी बार दूसरे बकरे देखेंगे, इसके पास जाने के बाद हलाले होते हैं, तो जाने वाले नहीं ना फिर। और ये शॉर्ट टर्म्स क्या है, इन लोगों को हम आयुर्वेद वैद्य भी मानते नहीं है। ये शॉर्ट टर्म है, 5-6 साल उनका चलेगा, बाद में वो वहां से बंद करके दूसरी जगह जाएंगे, यही चलता है। राइट। ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता। लॉन्ग टर्म क्या है कि आपका मेन मोटो ये है, ये आपका प्रोफेशनल सर्विस है। अभी देखिए, मैं कमर्शियल आदमी हूँ, डायनामिक्स अलग है मेरे। मैं एक फार्मर भी हूँ, बिल्कुल, मैं आयुर्वेद वैद्य भी हूँ, मैं टीचर भी रह चुका हूँ, और मेरा इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन भी, मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन मेरा एक धंधा है। लेकिन जब मैं वैद्य के चेयर पे रहूँगा और मेरे सामने एक जेन्युइन पेशेंट है, उसमें मेरी मेडिसिन के इस्तेमाल होने की चांसेस बहुत कम है मेरी कंपनी के। तो मैं मेरा कॉम्पिटिटर दूसरा कंपनी का कोई भी ब्रांड लिखने के लिए कोई भी हिचकिचाहट रखूंगा नहीं। ये जब आदमी ने खुद की सोच लाएंगे तभी उसका कुछ उद्धार हो जाएगा, मुझे ऐसे पर्सनल लगता है। यहाँ पे कैसे है, अगर इसको देने के लिए मेरे पास मेरे मेडिसिन के इसमें ये है, वो देखे देखूंगा, वो देखे देखूंगा क्योंकि मेरा सिर्फ उसमें से फायदा है ना, मेरी कंपनी का मेडिसिन लिखना चाहिए, तो वैसे वो मेंटालिटी रखना गलत है। यहाँ पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आयुर्वेदा जो एक एजुकेशन है, तो ये सिर्फ एजुकेशन आप नहीं दे सकते जैसे बाकी एजुकेशन होता है, इसके साथ इंसान का जो चारित्र्य है वो भी डेवलप करना पड़ेगा। वो चारित्र्य के लिए हमें ओथ भी दिया जाता है, वो तो मेडिकल एथिक्स का ओथ भी है, वो चारित्र्य का ही एक सिंपल है ना कि ये मैं ओथ लेता हूँ क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स को मैं इस हिसाब से देखूंगा। इसलिए आपको मान सम्मान जो एक डॉक्टर को है सोसाइटी में उसी के लिए है, भगवान। लेकिन अगर उसको आप मानना नहीं चाहते और जैसे आप अगर करना चाहते हो व्यभिचार, तो ये एक प्रकार का व्यभिचार है कि वो अपने लोगों ने अपने लेवल पे सोचना है। वो एग्जैक्टली कर्मा पे आएगा, फिर वो जो करेगा वो भुगतेगा। एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पर और एक एस्पेक्ट में फटाफट कवर करना चाहता हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स बने हैं, अब यहाँ पर मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप समझ लीजिए, हम हार्ट अटैक प्रिवेंट कर देंगे, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेस्टिमोनियल्स बताएंगे कि हमारे पास इतने इतने, फिर किडनी, फिर जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें भी कि आप हमारा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई रोड के पास वो ओमिनी लगा के टेंट लगा के वैसा नहीं है, दीज आर बिग ब्रांड्स। एग्जैक्टली। और जब इनके पास हम जाते हैं ना तो धड़ल्ले से 500-1000 रुपए का वो केस पेपर है। आप 500-1000 कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे लोगों का पैकेज शुरू होता है 30,000 से। अरे बाप रे, 30,000 50,000 मेरे पास मालूम है, मुझे मालूम है। ये देखिए, अगर ये सभी चीज़ें जो है ये अपना ब्रांड बनाने के लिए, जो अभी ब्रांडिंग का जो आजकल देखा है आपने, फंडा ही है बहुत सारा। तो ब्रांड बनाने के लिए जितना भी छोटा लिमिटेड नॉलेज है उसको एलेबोरेट करना है, उसको कमर्शियल पैकेज में ढालना है, वैसे लोगों को हायर करना है, वैसे लोगों से फिर उसको एक ग्लोरीफाई करना है, और फिर ग्लोरीफाई होने के बाद उसको फिर कमर्शियल अपने आप बनना ही पड़ता है।
आपने जैसे पता है शुरू में कि इतने सारे मशीन्स, एक आपके पॉडकास्ट में देखा था, जब तक इतने सारे मशीन नहीं देखूंगा तब तक यहाँ आके मैं ठीक होगा ऐसे लगता ही नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वैसे उन्होंने थोड़ा बहुत ये किया हुआ है। लेकिन देखिए ऐसे होने की वजह से क्या होता है कि आयुर्वेद जैसे अमीर को वैसे गरीब को भी है, तो उसमें वो जो अगर जैसे आयुर्वेद का एक मोटो में ये भी है कि उन्होंने एक चतुर्विध ये बताया है, जैसे कि 4 पिलर्स ऑफ चिकित्सा बताया। ओके। एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ मैं। 4 पिलर्स कौन से चिकित्सा के, अगर ट्रीटमेंट करनी है तो उसमें 4 पिलर्स है। एक फिजिशियन जो वैद्य है, एक उपस्थाता जो है नर्स, अच्छा, तीसरा है औषधि, चौथा है किसके लिए करना है वो रोगी है। ओके। ये 4 चीजें है तो ही चिकित्सा बराबर हो सकती है। राइट। तो उन्होंने 4 लोगों की 4 अलग अलग गुण बताए हुए हैं। तो रोगी का गुण उन्होंने क्या बताया है? आढ़्यो रोगी भिषग्वश्च ज्ञापक सत्ववान की। आढ़्य बोले तो पैसे वाला होना चाहिए वो, तो उसका मतलब ये उन्होंने बताया नहीं था कि इतना पैसे वाला होना चाहिए कि बहुत सारा पैसा वो वैद्य को देना है। आढ़्य बोले तो कैसे कि जो भी चीजें उसके लिए अभी जरूरत है, ट्रीटमेंट की जो जरूरत है, ट्रीटमेंट देने के वक्त जिसको अभी ये दवाई की जरूरत है, अफोर्ड करना, थोड़ा तो अफोर्डेबल होना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं बोले तो उसका चैरिटेबल कोई तो इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी ले, या वैद्य ने खुद चैरिटी बनाना है। तो वैद्य भी बहुत सारे चैरिटी बनाते हैं, वैसे भी नहीं है कि मेरे पास भी ऐसे होता है कि इसकी कैपेसिटी नहीं तो ये उसको पूरा का पूरा आप दे दो, या अपने हिसाब से लगता है नहीं लेना इससे कुछ दे दो ऐसे, तो वो अलग प्रैक्टिस है। लेकिन वहाँ पे भी बताया, लेकिन कैसा है कि उसका एक लिमिटेशन खुद ने देखना है। ये अबाउट लिमिट गए तो फिर उसको फिर आप एंजियोप्लास्टी में 1 लाख लेना है और आपने ऐसे चीज़ों में 50,000 लेना है, कुछ फर्क ही नहीं है। यहाँ एंजियोप्लास्टी वो एक डेवलप्ड साइंस है ना, उन्होंने एक प्रत्यक्ष प्रमाण में बताया कि ये होने के बाद ये होता है। उनको भी मालूम है साइड इफेक्ट्स, ये उन्होंने बताया इसके साइड इफेक्ट्स ये है। यस। वो आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, आयुर्वेद में भी साइड इफेक्ट्स बताए हुए हैं, लेकिन ये लोग बोलते नहीं है, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलना जो है वो गलत है। ऑलराइट, यहाँ पर एक मेरा बहुत टिपिकल सवाल होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी की मेरी सीरीज अभी चल रही है, तो उसमें मैं पूछता हूँ कि जो भोंदू बाबा होते हैं उनको कैसे पहचाने। अब इसको इस सवाल को मैं आपके प्रोफेशन के साथ पूछना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी मोर बिटर तो इसलिए मैं इसको सवाल को डिफाइन नहीं करूँगा, आप मेरे को बता दीजिए कि कैसे पहचानना है। एक तो सिंपल सी बात है, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो उसका रेपुटेशन देखोगे आप। रेपुटेशन का मतलब क्या है कि उन्होंने कितने लोगों को ठीक किया है। तो एटलीस्ट 4 लोगों ने आपको पता है कि इधर गया मैं, मेरा ठीक हो गया। 4 लोग अपने पहचान वाले चाहिए। कमर्शियल लोग भी बहुत सारे बोलने वाले हैं आजकल, टेस्टिमोनियल्स अभी जैसे कि आपका गूगल रिव्यू भी है, तो वो पहचानने की भी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये रियल रिव्यू हो सकते हैं, गलत रिव्यू हो सकता है। गलत रिव्यू डालने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पैकेजेस पेड रिव्यू डालने वाले हैं। अगर आपने किसी टेस्टिमोनियल लिया किसी से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे मैंने गया, मैं ऐसे पर्टिकुलर। सर वो टेस्टिमोनियल से मेरे को याद आ गया, वो टेस्टिमोनियल इतने टेम्पटिंग होते हैं ना कि जो रोगी है ना वो ऑलरेडी सफर कर रहा है। मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, जुगाड़ करेगा, कर्जा लेगा, मांग लेगा उधार, लेकिन वो टेस्टिमोनियल इतना इम्पैक्ट मेरे को लगता है। मीडिया का टेस्टिमोनियल छोड़िए आप, नहीं तो ऐसे होगा। मेरे को लगता है ये जो सीरियल बनाने वाले लोग हैं ना, इनको ये टेस्टिमोनियल वालों के साथ ट्रेनिंग लेना चाहिए। वो होता है ना, वैसे ही होता है ना, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन जब ये हम हमारी तरफ अभी एक डॉक्टर को कैसे अच्छे पहचानेंगे, तो वो एक सिंपल सी माउथ पब्लिसिटी बोले तो जो आदमी वहाँ से ट्रीटमेंट ले चुका है, वो अगर आप उसको पहचानते तो उससे पूछ लीजिए, वो वही खुद बोलेगा कि नहीं ये बराबर है करके। दूसरा, अभी उसने बताया भी रहेगा, लेकिन जाते ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आने के बाद जो पर्सनल डॉक्टर आपके सामने जो बोलता है, बहुत बार ऐसे होता है कि आपका कंसर्न छोड़ के ही अलग बातें होती है। राइट। तभी पता चलना चाहिए कि यह आदमी मेरे को गोल कर रहा है। जैसे कि भोंदू बाबा जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि पहले 2-3 चीजें इतनी अच्छी बोलते थे कि आप अरे यार मेरे को सब कुछ जानता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन वैसे पहचानना भी चाहिए, आपका मेन डिसीज छोड़ के अगर वो इधर उधर की बातें कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ है कि ये पहचानने की चीज़ है कि ये आदमी बराबर है या नहीं। अगर वो डिसीज छोड़ के सब कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब पहले पता चलना चाहिए कि नहीं ये इसको करना नहीं, मेरे पैसे कितने पूछ रहा है, वो मैं काम क्या करता हूँ पूछ रहा है, मेरे रिलेटिव्स कितने पूछ रहा है,
ये सभी चीज़ होने के बाद मेरे डिसीज से कंसर्न चीज़ है या वो चीज़, मैं पूछता हूँ आप क्या काम करते हो, राइट बीच में। तो मैं अगर वो उसको बोलना नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ कि आप क्या काम करते हो, इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके डिसीज का आपके ऑक्यूपेशनल इससे कुछ मतलब है क्या। आप धूप में काम कर रहे हो, कंटिन्यूस फील्ड में काम कर रहे हो, चलने का, आपका पित्त बढ़ रहा है या देखना है, मेरी जिम्मेदारी है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप कितना कमाते हो मुझे मैं कभी पूछूंगा नहीं है, आपकी सैलरी कितनी है मैं कभी नहीं पूछूंगा, ये मेरा नन ऑफ माई बिजनेस। मेरी फीस फिक्स्ड है, मेरे को ये पता चला। हाँ। अभी मेरे को धीरे धीरे करके ना वाइंड अप करना है आज का इंटरव्यू, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लास्ट के 2 सवाल मेरे बचे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आयुर्वेदा के बारे में बहुत बड़ा मिथ ये है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जड़ी बूटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही दवाई लेते रहो, इससे कुछ होगा ही नहीं। तो ये थोड़ा रूड सवाल है, लेकिन मेरे को पूछना पड़ेगा। बीइंग डॉक्टर, बीइंग प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, आप मुझे बताइए सर कि क्या सच में आयुर्वेदा थोड़ा भी इम्पैक्ट करता है, रोगियों को ठीक कर सकता है आयुर्वेदा? ऐसे तो फिर ये यहाँ तक आता ही नहीं था साइंस। मैंने 5000 साल बताया ना, 5000 छोड़िए, मैं 20 साल का एक्सपीरियंस मेरा है। मैं मेरे पिताजी का एक्सपीरियंस 50 साल का वो छोड़ देता हूँ क्योंकि उनके साथ गया वो एक्सपीरियंस, मेरे पास कुछ भी नहीं आया रहेगा, लेकिन मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने सिंसियरली मैंने जो पढ़ा हुआ था इम्प्लीमेंट करने के लिए देखा रहेगा। और एक इनर कॉन्शियस रहता है, एक ह्यूमन बीइंग का, हर एक का इनर कॉन्शियस एक रहता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर मैं उसमें ठीक नहीं कर रहा हूँ तो मैं वो आई विल नॉट गिव बेस्ट ऑफ माइंड, राइट। तो वो जब होता है कि सबके साथ ही होता है, किसी भी फील्ड में ये होता ही होता है। अगर आयुर्वेद को प्लासिबो इफेक्ट मानते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसे हो सकता है कि जैसे कि दवाई बराबर बनाई नहीं गई हो। मैंने बोला 4 अभी जो मैंने 4 पिलर्स बताए उसमें से दवाई का भी है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम बोलते हैं हम। तो अगर वो उसमें क्वालिटी नहीं है उस मेडिसिन में, और वो मेडिसिन आप बताया हुआ मेडिसिन है, यूज कर रहे हो, मार्केट में भी है, यूज कर रहे हो, लेकिन उसकी ये नहीं आ रही है या खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो बनाने की, तो फिर वो क्या होता है कि उसकी वजह से ये बहुत स्लो है, इफेक्ट ही नहीं दे रहा है, या प्लासिबो है, ऐसे बोलने की संभावना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बोल जाते हैं, फिर ये आयुर्वेद बोले तो प्लासिबो है, अनसाइंटिफिक है, बोल देते हैं। कॉमेंटेटर्स बोलते हैं तो मेरे को तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो समाज के अंदर इतना जा चुका है। बड़े बुजुर्ग लोग भी जब कहते हैं कि यार वो क्या बहुत स्लो बोलते हैं तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि कैसे कोई व्याधि एक दिन में होता नहीं है। एक व्याधि होने के लिए उसके डायरेक्ट कारण और इनडायरेक्ट कारण बहुत है। इनडायरेक्ट कारण बहुत दिन से चलता रहता है, डायरेक्ट कारण हो गया और वो व्याधि शुरू हो गया, तो उसको कम करने के लिए एटलीस्ट उसके 1/4 टाइम को तो हमने उसको देना है। एग्जैक्टली। एक साल से कुछ चीजें, ये भी एक मान्यता है, जितना जल्दी कम होता है उतना जल्दी वो फिर से आता है, और जितना धीरे धीरे जाता है वो कंप्लीट। मैं खुद देखिए मैंने अभी शुरू में जो रचना का कॉन्सेप्ट बताया ना, पंचमहाभूत त्रिदोष सप्तधातु मल, जिसको समझ में आ गए, उसको खराब जैसे होता है वो भी समझ में आते हैं, राइट। उसको ठीक करने के जो बताए नियम, वो अगर वो फॉलो करेगा वो अच्छा वैद्य बन जाता है। एग्जैक्ट बेसिक्स है, बेसिक्स जिसको मालूम है वो बराबर कर सकता है। मैं खुद भी बहुत प्रमोट करता हूँ आयुर्वेदा को, एंड जब भी मेरे को एग्जाम्पल देना होता है ना किसी को कि आयुर्वेदा कितना इम्पैक्टफुल है, तो मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए एक वाटर का ट्यूब है, पाइप, उसमें से वाटर आप पंप कर रहे हो, उसको एक छिद्र हो गया तो उसमें से पानी बाहर आएगा, राइट। तो आप क्या करते हैं, एक टेप लेते हैं, सेलो टेप, उसके ऊपर सेलो टेप मार देते हैं, पानी बंद हो गया, लेकिन छिद्र बंद हुआ है क्या? नहीं। आपको इफेक्ट कैसा मिला, इम्पैक्ट कैसा मिला? तुरंत मिला, लेकिन छिद्र बंद हुआ है क्या? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो पाइप जो है वो अंदर सड़ सकती है, वो खराब हो जा सकती है, फिर उसको काटना पड़ेगा, फिर उसके अंदर दूसरी पाइप डालनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर, ये जो है ना ये अलग चीज है। आयुर्वेदा ऐसे काम नहीं करता। आयुर्वेदा काम कैसे करता है? अभी एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनकी वाइफ को 3 दिन से एक बड़े हॉस्पिटल में बेलगाम के एडमिट किया है। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मुझे एडमिट करना है, उसको डेंगू है। ओके। अभी भी पेशेंट एडमिटेड है, आज भी। तो 4 दिन पहले एडमिट किया। 4 दिन के पहले उन्होंने पहले जिस दिन देखा था प्लेटलेट्स कम थे, फिर और कम हो गए, फिर और कम होने के बाद वो थोड़ा डर गए, मुझे फ़ोन करके पूछने लगे, और वो थोड़े वीआईपी कैटेगरी के हैं। तो मैंने बोला कि फिर डॉक्टर डिसाइड करने वाले, तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से मैं कुछ हेल्प कर सकता तो करूँगा, मैं मुझे अपडेट करते रहो। तो उन्होंने अभी पैक्सेल्स भी दिया। पैक्सेल्स देने के बाद भी उसकी प्लेटलेट्स की उतनी ही बड़ी नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही। तो उन्होंने बताया कि आप फिर मुझे आप आयुर्वेद का कुछ बताओ, मैं शुरू कर दूँगा। तो मैंने कल शाम से आयुर्वेद का हमारे जो डोसेस है शुरू कर दिए। आज उनका शाम सुबह फ़ोन आया
कि प्लेटलेट्स 10,000 से बढ़ गए, वाह। जो नहीं बढ़ रहे थे। पैक्सेल देने के बाद जितने हिसाब से बढ़ने चाहिए थे, और फिर थोड़ा बढ़ा और बाद में फिर से कम हो गया, तो वो डरने लगे और पैक्सेल देना पड़ेगा, फिर आईसीयू में डालना पड़ेगा, सब कुछ चल रहा था उनका। तो फिर अभी फिर 2 ही डोज में, अगर वो, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं भी ऐसे 2 डोज में एग्जैक्ट मेडिसिन देने के बाद अगर ये डेंगू जैसी चीज़ों में वो बढ़ा सकता है। मैं भी आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। एक पेशेंट था, वो पेशेंट कौन था वो मैं नहीं बताऊँगा, एंड उसको ना थोड़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा था, ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो रहा था, तो उसके वजह से ना जो ऑक्सीजन लेवल होता है बॉडी में कम जा रहा था, सैचुरेट हो रहा था ऑक्सीजन। तो मैंने सोचा कि यार ये सांस ठीक से नहीं लेगा तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा, ऑक्सीजन आप ऊपर से कितना दे सकते हो। तो मैंने ऐसे ही उसको ना शहद में थोड़ा शीतोपल आदि मिला के दिया मैंने, तो उसका थोड़ा क्लियर हो गया, एंड ही स्टार्टेड ब्रीदिंग वेल। एंड उसके बाद में नहीं, वो मल्टीपल एक्टिंग फार्मूला है ये जी, सीतोपल आदि है जी। वो नॉट ओनली रेस्पिरेटरी पे काम करेगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करेगा, और वो आपके ब्लड सप्लाई को भी बढ़ा देता है। और अगर कोई थ्रोट में इन्फेक्शन है वो भी हाँ, वो भी है, लेकिन ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, ब्लड सप्लाई भी बढ़ा देगा। ये सभी चीजें, अभी ये एक आयुर्वेद का मेडिसिन बहुकल्पम है, बहुगुणम है, संपन्न है, तो इसका ऐसे नहीं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है वो। जी 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 जी, वो ये बहुत मल्टीपल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि और मल्टीपल एक्टिंग है। और सबसे बड़ा इसका आयुर्वेद का ये है होता है मेडिसिन का कि वो हर्ब से ही आता है मोस्टली। नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, कभी कभी भस्म भी आप लेते हैं, वो गलत बात है। जो भी चीज यूनिवर्स में है उसका मेडिसिन बना सकते हैं। राइट। आहार और औषधि 2 चीजें हैं। आहार कुछ भी नहीं हो सकता, आहार कुछ षड रसात्मक ही होना चाहिए, लेकिन औषधि कुछ भी हो सकता है। जो यूनिवर्स में उसको औषधि कन्वर्ट कर सकते हैं हम। आयुर्वेद में इतनी क्षमता है, बताया गया है, कोई भी चीज आप उनके हाथ में दे दो, उसको औषधि कन्वर्ट करने की क्षमता आयुर्वेद के नॉलेजेबल पर्सन में है। हेवी मेटल्स हम यूज करते हैं जी। आज अब अगर मेरे सामने कोई फार्माकोलॉजिस्ट बैठेगा, हेवी मेटल्स ऐसे होते हैं, इतने टॉक्सिक है वैसे, तो मैं उनके साथ 1 या 2 घंटे बात कर सकता हूँ उनके लैंग्वेज में। मर्क्यूरी, गोल्ड, मर्क्यूरी के ऊपर, कोई आर्सेनिक के ऊपर, कोई लेड के ऊपर बोले या गोल्ड के ऊपर बोले, कोई भी मेडिसिन मेटल के ऊपर, तो उसकी टॉक्सिसिटी जो बचता है ना बहुत बार, राइट, ये टॉक्सिक है, ये है, तो उसकी टॉक्सिसिटी कम कैसे कर सकते हैं, उसको हम बायो अवेलेबल कैसे कर सकते हैं, और उसको नॉन टॉक्सिक बनाने की बताई गई हुई चीजें हमने वैसे की वैसी करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर कभी कभी सांप का जहर अगर टैकल करना है तो जहर ही देना पड़ता है। जहर को जहर मारता है ना। हाँ, जहर को जहर। हमारे इसमें कॉन्सेप्ट है, जंगम विषय को स्थावर विषय दे दो, स्थावर विषय को जंगम विषय दे दो। इसका मतलब क्या है, जो एनिमल पॉइजन है जंगम है वो, और जो स्थावर विष बोले तो हर्बल पॉइजन है। अगर हर्बल पॉइजनिंग हुआ है आपको, जैसे कि आपने कोई हर्बल पॉइजन पौधा खाया, उससे जो, तो उसमें एनिमल की विष देने की वजह से उसको एंटीडोट करके काम करता है करके बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे को भी इतना इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, तो हम 3-4 घंटे तो ऐसे ही आराम से बात कर सकते हैं। खैर मेरे को वाइंड अप करना पड़ेगा, बहुत दिल मान नहीं रहा मेरा, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं मेरे मन में, मैं उनको ना काबू में रखता हूँ, और मेरा आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। आखिरी सवाल ये है कि कैंसर के बारे में आयुर्वेदा क्या सोचता है। सीधा अगर सवाल पूछूं तो क्या कैंसर को आयुर्वेदा ठीक कर सकता है, ये मेरा सवाल है। डेफिनेटली मैं यही बोलूँगा, क्योंकि कैसा है कि कैंसर अगर मालूम ही नहीं था आयुर्वेद को, तो वो बोल नहीं सकता था कि हाँ ठीक है कैंसर, ये पहले मालूम है आयुर्वेद को। आयुर्वेद में बताया, उसके रेफरेंसेस है, जैसे कि मैंने बताया अर्बुद या गुल्म को, उसको कुछ रेफरेंसेस है कि एक अलग अलग प्रकार के कैंसर बताए। जैसे ट्यूमरस कैंसर जो है, उसमें कौन सी सेल है, कैसे बनता है, कैंसर का ही मेन पहले जो पता होना चाहिए कि वो पहले स्टेज में मिलना चाहिए। अगर वो मिल नहीं रहा है और बढ़ने के बाद अगर सामने आया, तो फिर उसको भी कम करने की क्षमता आयुर्वेद रखता है, लेकिन उसकी जो विथस्टैंडिंग कैपेसिटी पेशेंट में होनी चाहिए वो बहुत बार कम मिलती है हमें, और उसके इसमें पेशेंट खराब हो जाता है। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वो एक व्याधि है, बार बार होके निकल भी जाता है। अच्छा, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया, पता भी नहीं चलता लोगों को, लेकिन उसको अगर ऐसी कोई चांस मिल गया कि वो प्रोलिफरेट करके ज्यादा बड़ा है, टिक जाए वहाँ, फिर वहाँ पे शुरू हो जाता है रियल गेम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा कि वो नहीं टिके, इसके लिए कोई नॉर्मल रूटीन आप बता सकते हैं? सिंपल सी बात है, ऋतुचर्या, दिनचर्या हमने बराबर घूम फिर कर वहीं पे आता है। मोबाइल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, खाना अच्छा खाना पड़ेगा, नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, और वो हम कर नहीं सकते।
नहीं वही ना, अगर सिंपल सी बात है, जो आपका धर्म है, धर्म क्या बोलता है, धर्म यानी मैं रिलीजन के बारे में मनुष्य बोलता हूं। धर्म। मनुष्य धर्म में हम मनुष्य जाति करके पैदा हो चुके हैं, तो हमारा एक नेचर है, जो नेचर हमें बताया गया है या हमने ऑब्जर्वेशन से सीखा हुआ है, वो आपका नेचर है, आपकी प्रकृति है। आप उसके खिलाफ कुछ करोगे तो प्रकृति आपको सताएगी, सजा देगी, सताएगी। एक सिंपल सा फंडा है, कितना बढ़िया, उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। नींद आई सो जाओ, भूख आराम से सो जाओ, जहां जब भूख लगती है खाओ, जो खाने की चीज बताई गई है वैसे ही खाओ, जो आराम से पच सकती है, आपको हल्का है खाने के लिए। जहाँ पे इंद्रियार्थ जो है, आपकी इंद्रिया जुआ जो बोलती है बहुत अच्छा है, उससे अच्छा जो पेट बोलता है बहुत अच्छा पचता है, वो सोचो। पानी जब भी प्यास लगी रहती है उतना ही पानी पियो। ये 3 चीज़ें अगर करोगे, हम बोलते हैं अगर आपका आरोग्य निरोगी रखना है, बराबर रहना है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, वाह, ये 3 चीज़ें अगर आप पालोगे बराबर, आहार अपना बराबर रखोगे, निद्रा आपकी बराबर रहेगी, और ब्रह्मचर्य यानी सिर्फ ब्रह्मचर्य यानी सेक्स से दूर रहना, ऐसे नहीं चीज़ें, उसको वैवाहिक नैष्टिक ब्रह्मचर्य बोलते हैं, नियम पालन है वो। राइट, अलग अलग स्टेजेस में नियम पालन है, उस नियम के हिसाब, हाँ उस हिसाब से अगर आप सब कुछ कर रहे हो, सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं ना, चतुर्विध पुरुषार्थ है, उसमें काम बताया तो काम को एंडोर्समेंट करता है, तो उसमें ऐसे ब्रह्मचर्य नहीं है। काम सूत्र तो आयुर्वेद का उपवेदी है, राइट, तो उतनी बड़ी साइंस बताई गई आयुर्वेद ने, वाजीकरण साइंस मैंने बताया, अष्टांग आयुर्वेद का एक अंग है वाजीकरण, उसमें सेक्स के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो वो यहाँ पे आप बोलेंगे कि आप बोलते हैं कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य एक बार यहाँ पे पालन करना, और यहाँ पे बोलते हैं कि आपने कामसूत्र जैसे ग्रंथों को भी फॉलो करना, तो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब समझिए आप, लिमिटेड काम, रिक्वायर्ड, जो चीजें जहाँ जिस अवस्था में करनी है वही करनी है, उसका व्यभिचार नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो पित्त जो होता है, हम कहते हैं कि पित्त नहीं होना चाहिए, पित्त एसिडिटी बहुत है, लेकिन अगर पित्त नहीं 5 प्रकार के पित्त बताए, तो अन्न पचेगा कैसे, डाइजेस्ट कैसे हो? सिर्फ डाइजेस्टिव पित्त आपके बारे में बोल रहे हैं ना, 5 प्रकार के पित्त बताए, वो रक्त के हिसाब से रहते हैं। 5 प्रकार के वात बताए हुए हैं, 5 प्रकार के कफ भी बताए हुए हैं, तो वो ये 3 दोष है, फिर से उसमें और 5-5 अलग अलग ये है, तो ये सब मिला के आपका, और उसको पढ़ने के लिए फिर उसके लिए बराबर पढ़ना चाहिए, आप अलग अलग संहिता पढ़ के उसमें से अनुभव लेनी चाहिए, फिर उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर कंक्लूजन में ये निकालूंगा कि अगर किसी को कैंसर डायग्नोस होता भी है तो सबसे पहले डरना नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, डरना नहीं है, लेकिन डर जाता है इंसान। लेकिन मैं कहूँगा कि आप डरिए मत, अच्छे जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर है उनसे कंसल्ट करिए, और इसमें आप ये मत देखना कि आयुर्वेदा है, एलोपैथी है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रीटमेंट डज मैटर, लाइफ डज मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको जैसे आगे जाना चाहिए वैसे आप आगे जा सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको कॉल करके कुछ सलाह लेनी है तो क्या आप कॉल पे सलाह दे सकते हैं पेशेंट को? जरूर, मैं और तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ? दे सकते हैं। ठीक है, तो सर ने मेरे को परमिशन दी है, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सर। लेकिन अभी ना मेरे को आपको हैप्पी करना है। आपको पता होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट देखे हैं तो, कि मैं बहुत सारे सवाल करता हूँ, तो जब भी सवाल कोई करता है तो सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है तो उसको रीएम्बर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए ना मैं मेरे गेस्ट को भी हमेशा मौका देता हूँ कि वो मेरे को एटलीस्ट एक सवाल करे। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा होती है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कोई सवाल मेरे को करना है तो आप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। आप खुद का रेडियो बेलगाम के लिए शुरू करना कब करोगे, यही बोलूँगा मैं, क्योंकि जो आपने जो बनाया हुआ है FM रेडियो, जो ऑनलाइन रेडियो है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपके आते ही जैसे बताया कि आपका खुद का रेडियो होना चाहिए। और ये मेरे मन से ये है, इच्छा है कि बेलगाम के एक खुद बेलगाम में जो जन्मा हुआ आदमी है, खुद बेलगाम में रह रहा है और बेलगाम के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए उसने खुद का एक, आपका तो पेशा है रेडियो जॉकी, तो खुद का रेडियो आपने निकालना है, तो कब निकालोगे आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर किसी इंसान को उसके क्रश के बारे में पूछा जाएगा तो वो कैसे जवाब देगा? ब्लश करेगा। तो इट इज़ लाइक दैट, पैम्पर्ड फीलिंग आ जाती है मेरे को। देखिए सर, उसके लिए मैं वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश मेरी लगातार चालू है, इसमें कि आज कर रहा हूँ। अब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, देखेंगे वो कितना जल्दी होता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हर शहर के लिए रेडियो स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टीवी का जो चैनल होता है ना, वो बहुत सारे लोग देखते हैं,
तो टीवी जो है चीज़ों को माइन्यूट लेवल पर जाके समझा नहीं सकता। बेलगाम के लोग हैं तो उनके प्रॉब्लम्स अलग है, उनकी स्पेशलिटी अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, तो उनके साथ उस तरह से बात करना चाहिए। पहले ये न्यूज़पेपर में होता था, लेकिन आजकल न्यूज़पेपर भी बहुत कम हो रहा है, रेडियो तो खैर है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में दिक्कत हो जाती है। जैसे आपने कहा किसी इंसान का हेल्दी रहना उसके मन के ऊपर होता है, तो मन को हेल्दी रखने का जिम्मेदारी जो होती है वो रेडियो की होती है। और जो लोग सबसे अच्छा सुनते हैं वो सबसे अच्छे इंसान होते हैं। तो अगर आपको सुनने की कैपेसिटी है, सुनने की आदत डलवानी है, तो रेडियो का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेलगामाइट्स को अपील करूंगा कि आई एम लिटरली ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, सपोर्ट मी, थोड़ा सा मेरे को अप्रिशिएट करिए, देखेंगे बाद में आगे जाके क्या होता है। हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है और मैं भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द हो जाए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। आज का मेरा दिन सच में बहुत स्पेशल था। कहना पड़ता है ना पॉडकास्ट में आज के मेरे गेस्ट बहुत स्पेशल है, लेकिन वैसा नहीं है। आज सच में आप मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और आप यहाँ तक आए पॉडकास्ट के लिए। एक प्रॉमिस मैं आपसे लूँगा कि नेक्स्ट और मेरे को बहुत सारे एपिसोड्स करने हैं, क्योंकि ये एक एपिसोड में ख़त्म होने वाला मुद्दा नहीं है। मेरे को राजू दीक्षित जी के बारे में आपको पूछना है, मेरे को आयुर्वेदा में जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं जो कभी आयुर्वेदा में हमने नहीं सुने थे उसके बारे में पूछना है। मेरे को आयुर्वेदा में कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिनके इलाज के बारे में बताया जाता है, उसका साइंस। आज तो बहुत इन जनरल बात करी हमने, ऊपर ऊपर की शालो बात करी, लेकिन थोड़ा डीप में जाके सो दैट लोगों को थोड़ा हेल्प हो, इस तरह की बातें भी मेरे को करनी है। तो ये सारा का सारा मैं करूँगा, इसके लिए आपको मेरे को थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट करते हुए आज मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों को मैं वार्निंग कर रहा हूँ सर, मेरे इस चैनल के लिए ना एक बार लोगों को बता दीजिए, क्योंकि हर बार मैं बताता हूँ ये लोग मेरा नहीं सुनते। दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग मी, दे जस्ट लिसन एंड फॉरगेट, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। एक बार आप बता दीजिए सर। अक्षय कुलकर्णी के इस पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल दबाना है। वेरी अमेजिंग। सच में आज मेरे को ना वो पैम्पर्ड फीलिंग आ रही है और इसी फीलिंग के साथ आज मैं रुकूंगा, फिर आऊँगा आपके साथ मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग थोड़ा मेरा इंतज़ार करिए। उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।